सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है कोशिका, और इसका अपने आज पार्ट 8 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसमें लवक के बारे में पढ़ा था और पक्षमार्ग व पेशाब, इसके अलावा तारक का पक्षमार्ग व पेशाब, साइटोपंजर के बारे में पढ़ा। ये प्रमुख कोशिकाएं थे। तो आज पे जो अगली कोशिकाएं हैं जिसका नाम है केंद्रक और तारकाय और सूक्ष्मकाय, इन तीन कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं तारकाय से। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि तारकाय सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तारकाय किसमें? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कैसा होता है? यह दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है और यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। अक्रिस्टलीय होता है और परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। यह 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बना होता है। इस तरह से 9 प्रकार की ट्यूबुलिन होती हैं, परिधीय ट्यूबुलिन, जिससे तारक केंद्र है वो घिरा रहता है, जो एक पहिए के समान दिखाई देती हैं। इस तरह का तारक केंद्र दिखाई देता है। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। जो प्रत्येक परिधीय सूत्रक है ये एक त्रिक होता है। इस तरह से मतलब 3 प्रकार के कोण में बना होता है। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। इसका अग्रभित्ति भाग यानी तारकाय का जो आगे वाला भाग है जो सामने अपने देखते हैं वह प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं। तो तारकाय का जो आगे वाला भाग होता है वह किससे? प्रोटीन से बना होता है जिसे धुरी कहा जाता है। और जो ये धुरी है यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरिय दंड से जुड़े होते हैं। जो धुरी है वो किससे बनी होती है? परिधीय त्रिक है उसके नलिका से बना, नलिका से प्रोटीन से बने अरिय दंड से जुड़े रहते हैं। जो नलिका रूपी संरचना वो भी किससे? प्रोटीन से बनी होगी और ये प्रत्येक धुरी को अरिय दंड जोड़े रखता है। यह जंतु कोशिका में जो तारकाय है ये जंतु कोशिका में जब विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा है पहले और इस क्लास में अपने पढ़ेंगे। तो उस समय क्या करता है? ये तरकु उपकरण बनाने का कार्य करता है। तो तारकाय के बारे में आप अपने इतना नोट करना है और क्या इसका कार्य है। तो कार्य में आपने इसका क्या लिखना है कि यह कोशिका विभाजन के समय तरकु उपकरण बनाने का कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके है कोशिका केंद्रक। तो केंद्रक आपने देखा होगा यह जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? यह जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों कोशिका में पाया जाता है। आपने देखा होगा जंतु कोशिका में ये कहाँ पाया जाता है? मध्य में। जंतु कोशिका में यह मध्य में पाया जाता है केंद्रक। पादप कोशिका में क्या परिधि की तरफ पाया जाता है? एक साइड में पाया जाता है। तथा पादप कोशिका में यह परिधि की तरफ पाया जाता है। परिधि की तरफ पाया जाता है।
अब केंद्रक की संरचना कैसे होती है, इस तरह से बीच में आपको एक भाग दिखाई देता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। अब इस केंद्रक की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहले तो यह एक बाहर से आवरण से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली। क्योंकि केंद्रक है वो एक आवरण से घिरा रहता है, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। फिर इसमें केंद्रक झिल्ली पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। इस तरह से ये केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं केंद्रक झिल्ली पर। केंद्रक के बीच में एक और सूक्ष्म भाग दिखाई देता है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिक। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले भाग को केंद्रिक कहा जाता है। और केंद्रिक के बाहर और जो केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव्य भाग पाया जाता है, केंद्रिक के बाहर और जो केंद्रक झिल्ली है इसके अंदर जो भाग ये सारा दिखाई देता है इतना, इसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो केंद्रक द्रव्य है वह सारा इसका द्रव भाग कहलाता है। इसमें क्या क्रोमेटिन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसमें क्रोमेटिन प्रोटीन के तंतु होते हैं। तो संरचना में आपने ये जो बताया मैंने ये तो नोट करना ही है, इसके अलावा अपने और क्या भाग इसके नोट करेंगे तो उसके बारे में क्या नोट करते हैं। इसमें क्या परिकेंद्रीय अवकाश भी पाया जाता है। जो केंद्रक झिल्ली है वो लगभग 10 से 50 नैनोमीटर का परिकेंद्रीय अवकाश पाया जाता है। यानी रिक्त स्थान होते हैं सूक्ष्म, उन्हें परिकेंद्रीय अवकाश बोल दिया जाता है जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा केंद्रक में अपने जानते हैं जो हमारे डीएनए आरएनए होते हैं वो किसमें? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, तो केंद्रक में ही डीएनए आनुवंशिक पदार्थ मिलता है। केंद्रक में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो आनुवंशिक पदार्थ जो कि अपने आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है वह डीएनए होता है। तो यह किसमें? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अपने जो इसमें कुछ गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो केंद्रक में क्या एक झिल्ली रिक्त और संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिक कहते हैं। तो क्योंकि इसमें कोई ऊपर झिल्ली का आवरण नहीं होता, एक गोल यह कण के रूप में दिखाई देती है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल बनाती है। जो क्या केंद्रिका होती है, केंद्रिक उसमें क्या आरएनए का संश्लेषण होता है, तो उस आरएनए के संश्लेषण के लिए केंद्रिक क्या स्थल बनाती है। और केंद्रक में प्रोटीन से बना तंतुओं का जाल पाया जाता है। केंद्रक है इसमें प्रोटीन से बने हुए तंतुओं का जाल
पाए जाते हैं। हम जानते हैं ये 46 गुणसूत्र हैं, ये मानव में पाए जाते हैं। लगभग 22 जोड़े समान होते हैं नर और मादा में, लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो नर में अलग होता है और मादा में अलग पाया जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। अब ये गुणसूत्र है, इस तरह से दिखाई देते हैं और इसमें क्या एक बिंबनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। तो ये गुणसूत्र की संरचना के बारे में हो गया। इसके अलावा गुणसूत्र जो बिंदु है, उस बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार और भी है, जिसके बारे में अपने पढ़ते हैं। अब गुणसूत्र बिंदु के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। यदि गुणसूत्र बीच में होता है तो इस तरह से गुणसूत्र दिखेगा आपको, इसे गुणसूत्र बिंदु बोल दिया जाता है। कुछ में क्या, ये एक गुणसूत्र हो गया, कुछ में गुणसूत्र होता है वो एक सिरे पर पाया जाता है, इस तरह से, जिसे आई प्रकार कहा जाता है गुणसूत्र का। कुछ में गुणसूत्र आप इस तरह से देख सकते हैं, इसे एल शेप बोल दिया जाता है, और जिनके बीच में होता है उन्हें वी प्रकार का गुणसूत्र बोल दिया जाता है। तो गुणसूत्रों की स्थिति बिंदु के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। अब ये जो केंद्रक वाला भाग था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं अगला कोशिकांग, जिसे सूक्ष्म काया माइक्रोबॉडीज बोला जाता है। तो सूक्ष्म काया माइक्रोबॉडीज क्या है? सूक्ष्म काया इसे माइक्रोबॉडी बोलते हैं। यह बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां होती हैं। यह बहुत सारी झिल्लियों से घिरी हुई या झिल्ली आवृत थैलियां होती हैं। माइक्रोबॉडीज क्या होती है? सूक्ष्म झिल्लियों से घिरी हुई थैलियां होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म थैलियां बनी होगी, जिसमें ये क्या एक आवरण होगा। ये माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्म काय कहलाते हैं। तो आज हमने जो लेसन नंबर आपका 8 था, जिसमें क्या कोशिका के बारे में बताया गया, और कोशिका है उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, जितने भी कोशिकांग थे उनके बारे में अपने इस लेसन में पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ा है। और ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अगला